नमस्कार। मैं हाल ही में एक चश्मे की दुकान पर गई थी और वहां जो सेल्स पर्सन थे उन्होंने मुझसे मेरे काम, मेरे शौक, इन सब के बारे में पूछना शुरू कर दिया। हम्म। मुझे लगा कि वो बस विनम्र हो रहे हैं, लेकिन आज हमारे सामने जो दस्तावेज है उन्हें देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। हाँ, बिल्कुल। वो सिर्फ आपसे दोस्ती नहीं कर रहे थे, वो आपकी पहचान को समझ रहे थे। बिल्कुल। आज हम इसी दुनिया में झांकने वाले हैं। हमारे पास भारत की एक बड़ी आईवीएल कंपनी का एक आंतरिक प्रशिक्षण दस्तावेज है जिसका शीर्षक है लक्सॉटिका ब्रांड स्टडी प्रीमियम आईवीआर सेलिंग फ्रेमवर्क। अच्छा। ये हमें पर्दे के पीछे का नजारा देता है कि लग्जरी चश्मे आखिर बेचे कैसे जाते हैं। और इसका मिशन साफ है, ये सिर्फ कीमत या डिजाइन का खेल नहीं है, जैसा कि दस्तावेज में ही लिखा है। प्रीमियम बेचना सिर्फ कीमत के बारे में नहीं है, ये कहानी कहने, आत्मविश्वास और भावनात्मक जुड़ाव के बारे में है। हाँ, यही लाइन। और जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये दस्तावेज बिक्री के तरीके में एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है। कैसे? पहले क्या होता था, आप दुकान में जाते थे, फ्रेम देखते थे, जो पसंद आया ले लिया। वो एक उत्पाद केंद्रित तरीका था। लेकिन ये गाइड एक ग्राहक केंद्रित तरीके की बात करता है। इसका जो मूल सिद्धांत है वो है, पहले ग्राहक की पहचान को समझो और फिर उस पहचान को एक ब्रांड की कहानी से मिला दो। तो ये एक तरह की मैच मेकिंग है। हाँ, बिल्कुल। उत्पादों और लोगों के बीच की मैच मेकिंग। मैच मेकिंग, ये शब्द एकदम सही है। तो चलिए इस मैच मेकिंग की प्रक्रिया को थोड़ा और खोलते हैं। दस्तावेज ब्रांडों को दो बहुत ही दिलचस्प श्रेणियों में बांटता है, पुल और पुश। पुल ब्रांड तो नाम से ही साफ है, ये वो है जिन्हें बाजार अपनी ओर खींचता है। ग्राहक दुकान में आकर सीधा इनका नाम लेते हैं। हाँ, ये वो ब्रांड है जिनका आधा काम तो उनकी मार्केटिंग और क्या कहते हैं रेपुटेशन पहले ही कर चुकी होती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रेबैन, जिसे दस्तावेज भारत का सबसे ज्यादा मांगा जाने वाला आईवीआर ब्रांड कहता है। सही है। मतलब सेल्स पर्सन को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ओकली, वोग, बर्बरी और डोल्चे एंड गैबाना जैसे ब्रांड भी इसी पुल कैटेगरी में आते हैं। लेकिन फिर आते हैं पुश ब्रांड और यहीं पर असली कलाकारी शुरू होती है। बिल्कुल। पुश ब्रांड वो हैं जिनके बारे में शायद ग्राहक ने सुना भी ना हो। उन्हें बेचने के लिए सिर्फ दिखाना काफी नहीं है, उन्हें ग्राहक के सामने कहानी के साथ एक तरह से धकेलना पड़ता है। तो यहीं पर सेल्स पर्सन की भूमिका पूरी तरह बदल जाती है। हाँ, एक पुल ब्रांड के लिए सेल्स पर्सन एक ऑर्डर लेने वाले की तरह है, लेकिन पुश ब्रांड के लिए उसे एक सलाहकार या जैसा कि दस्तावेज कहता है एक ब्रांड मैच मेकर बनना पड़ता है। एकदम। जैसे कि ऑलिवर पीपल्स, जिसके बारे में कहा गया है कि ये शांत विलासिता यानी अंडरस्टेटेड लग्जरी है, बिना किसी बड़े लोगों के। हाँ, ये उन लोगों के लिए है जो दिखाना नहीं चाहते कि उन्होंने कुछ महंगा पहना है, पर वो खुद जानते हैं। और ये एक बहुत बड़ा बाजार है। हर कोई अपने कपड़ों पर बड़े बड़े लोगो लगाकर नहीं घूमना चाहता। ऑलिवर पीपल्स जैसे ब्रांड इसी मानसिकता को बेचते हैं। अच्छा। और यहीं पर कहानी सुनाने का हुनर काम आता है। सेल्स पर्सन को ग्राहक के मन में उस ब्रांड के लिए इच्छा और मूल्य पैदा करना होता है। वो ये नहीं कह सकता कि ये देखिए एक और चश्मा। उसे कहना होगा, अगर आप एक ऐसा लुक चाहते हैं जो सोफिस्टिकेटेड हो पर चिल्ला चिल्ला कर अपनी कीमत न बताए, तो शायद ये आपके लिए है। बिल्कुल। या फिर अलाम मिकली जैसा ब्रांड, जिसे कलात्मक, रचनात्मक, बोल्ड आईवीआर कहा गया है, ये उस ग्राहक के लिए है जो भीड़ से अलग दिखना चाहता है। तो एक तरफ शांत विलासिता है और दूसरी तरफ बोल्ड आर्ट। लेकिन मेरा एक सवाल है, कंपनियां पुश ब्रांड रखती ही क्यों है जब उन्हें बेचना इतना मुश्किल है? सब कुछ पुल क्यों नहीं बना देती? बहुत अच्छा सवाल है। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, मार्जिन। पुश ब्रांडों में अक्सर ज्यादा मुनाफा होता है क्योंकि उन पर पुल ब्रांडों जैसा मार्केटिंग का भारी खर्च नहीं होता। अच्छा। और दूसरा, विशिष्टता, मतलब एक्सक्लूसिविटी। लग्जरी का तो पूरा खेल ही विशिष्टता पर टिका है। सही है। अगर हर कोई एक ही चीज पहनेगा तो वो लग्जरी नहीं रहेगी। पुश ब्रांड कंपनी को एक खास तरह के ग्राहक को टारगेट करने का मौका देते हैं जो कुछ अलग और अनोखा चाहता है। समझ गई। तो पुल ब्रांड रोटी मक्खन की तरह है और पुश ब्रांड वो खास डिश है जिसे एक शेफ खुद रेकमेंड करता है। क्या बात है, एकदम सही कहा। और यहीं पर दस्तावेज का अगला हिस्सा बहुत आकर्षक हो जाता है। हर ब्रांड के लिए एक खास पिच लाइन दी गई है। ये सिर्फ एक टैग लाइन नहीं है, ये एक पूरी पहचान है। हाँ, ये पिच लाइनें एक तरह से शॉर्टकट हैं।
ये सेल्स पर्सन को बस चंद सेकंड में ये बताने में मदद करती हैं कि ये ब्रांड किस बारे में है और ये आपके लिए क्यों सही हो सकता है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं, क्योंकि इनकी तुलना करने में ही असली मजा है। जैसे शांत बनाम बोल्ड लग्जरी। एक तरफ है जॉर्जो आर्मानी, जिसे दस्तावेज कहता है कि ये शांत विलासिता दिखावी के बजाय क्लास पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए है। और दूसरी तरफ है वर्साचे, जिसे एक बोल्ड फैशन लग्जरी आइकन आत्मविश्वासी व्यक्तित्व के लिए बताया गया है। दोनों ही लग्जरी हैं, पर जमीन आसमान का फर्क है। और ये सीधे तौर पर उस सवाल से जुड़ता है जो सेल्स पर्सन ने आपसे पूछा था, आप करती क्या हैं? हाँ, अगर आप एक कॉर्पोरेट लॉयर हैं तो शायद आर्मानी आपके व्यक्तित्व से ज्यादा मेल खाएगा, लेकिन अगर आप एक फैशन डिजाइनर या एक आर्टिस्ट हैं तो शायद वर्साचे आपकी बोल्ड पहचान को बेहतर ढंग से व्यक्त करेगा। तो वो आपके जवाबों से ये अंदाजा लगा रहे होते हैं कि आप दुनिया को अपनी पहचान कैसे दिखाना चाहती हैं। बिल्कुल। एक और बेहतरीन उदाहरण है प्रदर्शन बनाम शिल्प कौशल का। ओकली को एथलीटों के लिए डिजाइन किया गया स्पोर्ट्स ग्रेड विजुअल टेक्नोलॉजी कहा गया है। हाँ, यहाँ सारी बातचीत तकनीक पर आ जाती है। प्रदर्शन और आप खेल में कैसे बेहतर हो सकते हैं इस पर। हाँ, ओकली का ग्राहक ये जानना चाहेगा कि लेंस पोलराइज्ड है या नहीं, यूवी प्रोटेक्शन कितना है, पसीना आने पर ये फिसलेगा तो नहीं। उसकी प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग हैं। और फिर है परसोल, जिसे इटली में दस्तकारी से बना एक प्रीमियम विरासत ब्रांड, जो शिल्प कौशल की सराहना करते हैं। अच्छा, तो यहाँ कहानी तकनीक की नहीं बल्कि विरासत, कला और कारीगरी की है। हाँ, सेल्स पर्सन आपको बताएगा कि कैसे हर फ्रेम को हाथ से बनाया जाता है, इसकी विरासत कितनी पुरानी है। बिल्कुल। एक ग्राहक जो मैराथन की तैयारी कर रहा है, उसकी कहानी उस ग्राहक से बहुत अलग होगी जो हाथ से बनी चीजों की बारीकियों की सराहना करता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पिच लाइनें सीधे दस्तावेज में दिए गए प्रीमियम आईवेयर बेचने के 5 चरणीय फॉर्मूले से जुड़ती हैं। हाँ। अच्छा, वो 5 कदम क्या है? पहला कदम है ग्राहक की पहचान को समझना, जैसा आपके साथ हुआ। दूसरा कदम है ब्रांड की कहानी के आधार पर सिफारिश करना। ये पिच लाइनें इसी दूसरे कदम के लिए अचूक हथियार हैं। और तीसरा कदम है एक भावनात्मक संबंध बनाना, और यहीं पर दस्तावेज की सबसे शक्तिशाली लाइन आती है। ग्राहक वो नहीं खरीदता जो वो देखता है, बल्कि वो खरीदता है जैसा वो महसूस करता है। अरे वाह! आप सिर्फ एक फ्रेम नहीं खरीद रहे हैं, आप एक एथलीट, एक कलाकार या एक सफल बिजनेसमैन होने का एहसास खरीद रहे हैं। वाह, ये तो बहुत गहरा है। मतलब सेल्स पर्सन सिर्फ चश्मा नहीं बल्कि एक एहसास बेच रहा है। हाँ। लेकिन तब क्या होता है जब ग्राहक का दिमाग नहीं बल्कि उसका बटुआ बोलता है? जब वो कहता है ये बहुत महंगा है, मुझे यकीन है कि ये सबसे आम सवाल होगा। हाँ, ये हर सेल्स पर्सन का रोज का काम है, और दस्तावेज में इसके लिए भी पूरी स्क्रिप्ट दी गई है, जिसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग यानी आपत्तियों से निपटना कहा गया है। मुझे ये हिस्सा पढ़कर बहुत मजा आया। जैसे अगर आपत्ति है बहुत महंगा है, तो जवाब कीमत पर बहस करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। रणनीति है ब्रांड के मूल्य और स्थायित्व पर जोर देना। प्रतिक्रिया कुछ इस तरह है, आप आईवेयर हर दिन पहनते हैं। जब आप लागत को उपयोग से विभाजित करते हैं तो ये सबसे स्मार्ट निवेश बन जाता है। ये एक क्लासिक तकनीक है, इसे कॉस्ट पर यूज या प्रति उपयोग लागत तर्क कहा जाता है। मतलब उन्होंने तुरंत बातचीत को खर्च से हटाकर निवेश पर ला दिया। हाँ, एक 20,000 रुपए का चश्मा जिसे आप 3 साल तक हर दिन पहनते हैं, वो आपको प्रतिदिन 20 रुपए से भी कम का पड़ता है। ये अचानक से बहुत सस्ता लगने लगता है ना? है तो अब बहस कीमत पर नहीं बल्कि मूल्य पर हो रही है। एकदम। और एक और आम आपत्ति, यही डिजाइन ऑनलाइन या किसी छोटी दुकान पर सस्ता मिल रहा है। हाँ, ये भी बहुत होता है। इसका जवाब तो और भी चालाकी भरा है। रणनीति है गुणवत्ता, फिट और प्रामाणिकता पर जोर देना। प्रतिक्रिया है दिखने में एक जैसा हो सकता है, लेकिन आराम, सुरक्षा और मौलिकता नहीं। आंखें केवल विश्वसनीय ब्रांडों की हकदार हैं। यहाँ तो सीधे सीधे डर और सुरक्षा की भावना का इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल। ये ग्राहक को याद दिलाता है कि वे सिर्फ एक फैशन एक्सेसरी नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि अपनी आंखों की सेहत के लिए एक जरूरी चीज खरीद रहे हैं। तो ये तुरंत सस्ते विकल्पों को एक जोखिम की तरह पेश कर देता है। कौन अपनी आंखों के साथ जोखिम लेना चाहेगा? ये बहुत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक ट्रिगर है। मेरा पसंदीदा तो आखिरी वाला है, जब ग्राहक बचने की कोशिश करता और कहता है मैं सोचकर बाद में वापस आऊंगी। हाँ, ये तो हम सब ने कभी ना कभी कहा है। और इसके लिए भी एक स्क्रिप्ट है। रणनीति है कमी का एहसास दिलाना, यानी स्कैर्सिटी पैदा करना। प्रतिक्रिया है चलिए अभी चुन लेते हैं,
अच्छे मॉडल जल्दी बिक जाते हैं और मैं नहीं चाहती कि आप अपना पसंदीदा मॉडल चूक जाएं। हाँ, लेकिन क्या ये लाइन थोड़ी बेईमानी नहीं लगती? ये तो ग्राहक पर सीधे सीधे दबाव बनाने जैसा है। अब बिल्कुल सही कह रही हैं। यहाँ परसुएशन और मैनिपुलेशन के बीच की रेखा बहुत पतली है। एक अच्छा सेल्स पर्सन इसे एक सच्ची सलाह की तरह पेश करेगा, जबकि एक बुरा सेल्स पर्सन इसे एक धमकी की तरह इस्तेमाल करेगा। लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान गहरा है। ये फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का इस्तेमाल करता है। अच्छा। कोई भी अच्छी चीज खोना नहीं चाहता। ये जवाब कीमत पर बहस नहीं करते, वे बातचीत को मूल्य, सुरक्षा, पहचान और अवसर के इर्द गिर्द फिर से केंद्रित कर देते हैं। तो लक्ष्य बहस जीतना नहीं है। नहीं, लक्ष्य है ग्राहक के मन में अपने चुनाव के प्रति आत्मविश्वास पैदा करना। और ये सब उस अंतिम लाइन पे आके खत्म होता है जो दस्तावेज में बिक्री को बंद करने के लिए सुझाई गई है। आईवेयर एक खर्च नहीं है, ये आपकी पहचान का हिस्सा है। बिल्कुल, ये एक वाक्य पूरी बिक्री प्रक्रिया का सार है। ये उस पहली बातचीत से जुड़ता है जहां सेल्स पर्सन ने आपकी पहचान को समझने की कोशिश की थी, और उस अंतिम क्षण पर खत्म होता है जहां वो आपको याद दिलाता है कि ये खरीदारी आपकी उसी पहचान का एक विस्तार है। ये एक बहुत ही सोचा समझा और प्रभावी चक्र है। तो इस पूरी गहरी पड़ताल का क्या मतलब निकलता है? हमने देखा कि प्रीमियम आईवेयर बेचना सिर्फ उत्पाद दिखाने का काम नहीं है, ये एक अत्यधिक संरचित मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये कहानी कहने, पहचान बनाने और आपत्तियों को अवसरों में बदलने की कला है। जैसा कि दस्तावेज में कर्मचारियों को साफ निर्देश है, सिर्फ फ्रेम न दिखाएं, कहानियां प्रस्तुत करें। और ये रणनीति सिर्फ आईवेयर तक ही सीमित नहीं है। ये लग्जरी बाजार में एक बहुत बड़ी प्रवृत्ति को दर्शाती है। जैसे चाहे वो घड़ियां हों, कारें हों या हैंडबैग, कंपनियां अब उत्पाद नहीं बेच रही, वे जीवन शैली और पहचान बेच रही हैं। लोग एक वस्तु नहीं खरीद रहे हैं, वे एक कहानी का हिस्सा बन रहे हैं, एक खास समूह में शामिल हो रहे हैं। तो ये दस्तावेज इस बदलाव का एक सटीक केस स्टडी है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे शांत विलासिता जैसे एक अमूर्त विचार को एक ठोस उत्पाद में बदला जाता है और फिर उसे सही कहानी के साथ सही ग्राहक तक पहुंचाया जाता है। समाप्त करने से पहले एक विचार जो मेरे मन में घूम रहा है। दस्तावेज कहता है वह ब्रांड चुने जो आपके व्यक्तित्व से मेल खाता हो। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है। क्या लोग सच में वे ब्रांड चुनते हैं जो ये दर्शाते हैं कि वे कौन हैं, या फिर वे उन ब्रांडों को चुनते हैं जो उन्हें वह बनने में मदद करते हैं जो वे बनना चाहते हैं? और इस पूरे चुनाव को आकार देने में एक कुशल सेल्स पर्सन की क्या भूमिका है, जो आपको वही कहानी बेच रहा है जिसे आप अपने बारे में सच मानना चाहते हैं।